हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैस्ट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, मैट्रिक्स या आव्यूह। आव्यूह वर्ड का यूज़ हम जनरली कम ही करते हैं, सबसे ज़्यादा हम मैट्रिक्स का ही यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि आरबीएसई बोर्ड में इसकी कितने नंबर का ये टॉपिक हमारे आता है। तो हमारे इस टॉपिक में से, इस जो चैप्टर में से हमारे दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो कुल मिला के ये जो हमारा चैप्टर है वो 3 नंबर का रोल निभाता है हमारे आरबीएसई बोर्ड में। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं और एक नंबर का और एक 2 नंबर का। तो 3 नंबर इस चैप्टर में से लाना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कितना सिंपल चैप्टर है। तो आप ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लीजिए। चैप्टर के 3 नंबर लाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स हम यदि निश्चित संख्याएं मतलब उनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो निश्चित संख्याओं को हम रो और कॉलम, रो का मतलब होता है पंक्ति का मतलब जो लेफ्ट से राइट की ओर चले, ऐसे से ये कोई दो ऐसे एलिमेंट ऐसे लेफ्ट टू राइट जमे हुए हों, उनको बोलते हैं रो। और कॉलम में आता है अप टू डाउन, ऊपर से नीचे से बोलते हैं कॉलम। इस तो बोलते हैं कॉलम और इसे बोलते हैं रो। मैं आर और सी से इनको डिनोट कर रही हूँ। आर को बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। तो निश्चित संख्याओं को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने पर हमें एक आयताकार रेक्टेंगुलर शेप मिल जाती है, आयताकार संरचना मिल जाती है। उसे ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मानिए हमारे पास नो एलिमेंट है और उनको मैं ऐसे व्यवस्थित कर रही हूँ रो और कॉलम में। A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32 और ये हो गया A33। ये हो गया हमारी मैट्रिक्स। ये देखिए 9 हमारे पास नंबर थे, इनको हमने रो और कॉलम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप मिल गई है। इसे ही हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इसे ही मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें देखिए, हम इसमें देखें तो इसमें 3 तो हमारे पास रो हैं। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये ऐसे चल रही है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। कॉलम भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम। तो 3 हमारे पास कॉलम हो गए। तो इसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या आता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें हमने ये बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये भी एक इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मैट्रिक्स को हम जनरली इस साइन से भी डिनोट करते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। ये छोटे ब्रैकेट से भी हम लिख सकते हैं। छोटे ब्रैकेट में जैसे ये एलिमेंट लिखे हमने बड़े ब्रैकेट में, इसकी जगह हम छोटा ब्रैकेट भी यूज ले सकते थे। और इसको हम डबल लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से भी मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए 3 तरीकों से डिनोट करते हैं, लेकिन जनरली हम इस एक्सरसाइज में और आगे भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो हम ये वाला तरीका ही यूज लेते हैं। ये वाला तरीका ही ज़्यादा यूज किया जाता है। अदरवाइज हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये तो हम ज़्यादा यूज करते हैं ही। और उसके बाद आती है ऑर्डर की बात कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये देखिए, मैंने इसमें 9 एलिमेंट लिए थे, 3 इसमें रो हो गई और 3 इसमें कॉलम हो गई। अगर हम इसको अलग तरीके से व्यवस्थित कर दें तब भी आयताकार संरचना बन रही हो, तो हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर होती है कि सबसे पहले तो पंक्तियों की संख्या ली जाती है, पंक्तियों की। देखिए कि ये मानिए कोई मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में दर्शाते हैं A और आई जे भी आपको पता चल जाएगा क्या है ये M इंटू एन। ये M इंटू एन जो लिखा हुआ है यही होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ये M इंटू एन, जहाँ पे ये M है, M ये तो होती है रो का नंबर होती है कितनी इसमें पंक्तियां हैं। और N का मतलब होता है कॉलम इसमें कितने स्तंभ हैं, ये होता है N। और ये होता है पंक्तियां कितनी है इसमें और इसमें कितने स्तंभ हैं, ये होता है इसका ऑर्डर। M इंटू एन से ही दर्शाते हैं। और M इंटू एन है वो इसके एलिमेंट्स को भी दर्शाता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। M इंटू एन ये पूरा जो हमारे पास गुणनफल आएगा ये है वो एलिमेंट्स के नंबर को भी दर्शाता है। जैसे इस मैट्रिक्स में हम देखें तो हमें पता है कि इसमें 3 तो रो है, 3 रो है, 1 2 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3।
ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको 3x3 लिखते हैं, डायरेक्ट गुणा करके अपन नहीं लिख सकते कि 9 गुणा करके नहीं लिख सकते। ये 1 × 9 भी 9 ही होता है वैसे तो, और 9 × 1 भी 9 ही होता है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो हम इसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हमें कोई बोले 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखिए, तो हम उसमें समझ जाएंगे कि इसमें 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है। पहले जो आता है उसको रो की संख्या और बाद में आता है उसको बोलते हैं कॉलम। और हम बोले एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स 3x3 कितना होता है 9, और मैंने ये बताया था कि m × n का गुणनफल जो होता है हमारे पास वही एलिमेंट्स के नंबर को दर्शाता है। और उसके बाद ये A11, 12, 13 ये लिखे हुए हैं, ये क्या दर्शाते हैं हम, ये भी देखिए एक तरीके से ऑर्डर ही होते हैं। ये देखिए A ये आ रहा है पहली रो में आ रहा है, और कॉलम कौन सा है इसका, फर्स्ट ही कॉलम है इसका, फर्स्ट ही रो है, तो यहाँ पे आ गया 1 1। और ये वाला देखिए रो तो इसकी फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम इसका दूसरा है, तो A12 लिखा है हमने। यहाँ पे ये देखिए रो तो इसकी फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम हो गया तीसरा, तो A13। पहले रो का नंबर लिखा जाता है बाद में कॉलम का, जैसा कि हमने ऑर्डर में भी यही किया था, रो पहले कॉलम बाद में, और इन एलिमेंट्स में भी रो पहले कॉलम बाद में। ये आप माइंड में अच्छी तरह से फिट कर लीजिए कि रो पहले आती है और कॉलम बाद में आती है। इस तरीके से इसमें देखें, इसमें रो कौन से नंबर की है, सेकंड नंबर की, तो 2 पहले आया, कॉलम फर्स्ट कॉलम है तो A21 बोल देंगे इसको बोलेंगे A22, क्योंकि सेकेंडरी इसमें कॉलम है और सेकेंडरी रो है, तो रो की संख्या पहले लिखेंगे 2 और कॉलम की बाद में। यहाँ पे सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, यहाँ पे थर्ड रो है, देखिए थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से ये नंबर हम लिखते हैं, ये नंबर आपको लिखना आ गए होंगे। और यहाँ पे हम m क्या होती है, m रो का नंबर, n कॉलम का नंबर, और m × n होता है एलिमेंट्स का। और ये a दिखाए हैं हमने, a या इसमें भी a दिखाए हैं, ये a क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको यहाँ समझ में आएगा आई जे क्या है, आई जे यही है कि कौन से, ये जो हमारा एलिमेंट a आ रहा है वो कौन सी रो में कौन से कॉलम में आ रहा है। जैसे ये A22 है, इससे हम समझ गए ये दूसरी रो में आ रहा है और दूसरे ही कॉलम में आ रहा है, तो आई जे का मतलब यही है। हम A31 लिखे तो हम समझ जाएंगे 3 का मतलब तीसरी रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ये डिनोट करने के लिए हम आई जे लिखते हैं, आई का मतलब हो जाता है पंक्ति का क्रम, कौन सी रो का ऑर्डर कौन सा है, और जे का मतलब होता है कॉलम का ऑर्डर कौन सा है, स्तंभ का क्रम कौन सा है, इसलिए इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे मैट्रिक्स सिलेबस में हैं। सबसे पहले हमारा टाइप आता है रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स को बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। रो का मतलब पंक्ति, उसमें केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए, उसे हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स। ये देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए से हम डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स में कितनी रो होनी चाहिए, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होनी चाहिए। तो एक ही रो होगी तो उसमें हम एलिमेंट कितने भी मान सकते हैं। रो का ही हमें यहाँ पे प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, कॉलम का हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम कॉलम कितने भी मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 4 कॉलम मान लिए हैं और रो एक ही माननी है, तो ये मान लीजिए 1 2 3 4, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना ऑर्डर क्या आएगी, इसमें रो तो कितनी है, एक ही रो है क्योंकि रो मैट्रिक्स है। 1 × कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। ये आपको समझ में आ रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम हो गए ये। तो 1 × 4, 1 × 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। और इसमें हम एलिमेंट्स देखें तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 × 1 4 आएंगे, और वैसे भी हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये देखिए 4 ही इसमें एलिमेंट्स हैं। तो रो मैट्रिक्स से हमारा क्या होता है कि इसमें एक ही रो होती है। इसके बाद दूसरी आती है हमारे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में भी नाम से स्पष्ट है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं इसको। रो मैट्रिक्स में तो केवल एक रो होती है, तो कॉलम मैट्रिक्स में भी नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। कॉलम का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, रो का रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। तो हम रो चाहें जितनी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। ये मान लीजिए, लेकिन इसमें कॉलम में एक ही होना चाहिए। देखिए कॉलम मैंने एक ही माना है, एक ही कॉलम माना है, ये एक ही कॉलम होगा यहाँ पे। अब रो आप कितनी भी मान लीजिए, आप माने 3 मान रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने आप लिखेंगे कैसे इसको, मान लीजिए मैंने 3 इसमें रो मानी, 1 2 और 3 रो मानी है, तो A1 रो है और 1 ही कॉलम, क्योंकि कॉलम तो एक ही है। यहाँ पे लिखेंगे A21, समझ में आ रहा होगा, कोई दूसरी रो है, पहला कॉलम है, यहाँ पे लिखेंगे A और
3 रो 1 कॉलम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ए से डिनोट कर देंगे हम, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख देते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सभी इसके एलिमेंट्स जीरो ही हों, और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे? जीरो ही आएंगे, और इसको इससे डिनोट करते हैं ओ, या इसको जीरो बोल देते हैं, और इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। मान लीजिए मैं आपको 2x2 ऑर्डर की लेती हूँ मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर का मतलब हो इसमें 2 ही तो रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये देखिए 2x2 ऑर्डर की ऐसे आ जाएगी मैट्रिक्स। तो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, जीरो। ये देखिए ये हो गई 2x2 की जीरो मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स हो गई, इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो ही हैं, तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद फोर्थ नंबर का आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग हम जानते हैं, वर्ग में क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट काम में आएगा। यहाँ पे हमें भुजाएं समान नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें जो रो और कॉलम लेते थे हम, पंक्ति और स्तंभ लेते थे, उनकी संख्या समान लेनी है। जैसे हम अगर हम 3 रो लेंगे तो 3 ही हमें कॉलम लेने होंगे, 2 रो लेंगे तो 2 ही हमें कॉलम लेने होंगे, तो इसे बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। पंक्ति और स्तंभों की संख्या इसमें समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा m इक्वल टू n होना चाहिए, क्योंकि m इंटू n तो ऑर्डर था उसका, तो m इक्वल टू n होगा, तो हमें पता चल गया कि इसमें रो और कॉलम सेम आ गया। तो ये देखिए, जैसे मैं आपको कोई मैट्रिक्स देती हूँ एग्जाम्पल के रूप में मैं इसमें 2 रो लेती हूँ और 2 ही कॉलम लेना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये 2x2 ऑर्डर की हो गई, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम 3x3 के ले तो 3x3 के में 3 ही रो लेनी पड़ेंगी और 3 ही कॉलम। कुछ भी आप एलिमेंट ले लीजिए इसके, 4 5 6 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, 0 -2 -3 कुछ भी। मैट्रिक्स में माइनस के एलिमेंट्स ले सकते हैं। और इसका ऑर्डर हो गया 3, तो इसमें रो है और 3 कॉलम है, तो 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर आती है डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। डायगोनल जैसे हमने आयत, वर्ग, जो चतुर्भुज पढ़े थे उनमें हमने डायगोनल विकर्ण के बारे में पढ़ रखा है, तो यहीं पे भी वही विकर्ण काम में लेना है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो विकर्ण हम काम में लेते हैं, ये मानिए कोई आयत है, ये आयत है, ऐसे ये कोई आयत है, तो इसके 2 विकर्ण होते हैं, एक तो ये वाला विकर्ण और एक ये वाला विकर्ण। वर्ग के भी इसी प्रकार ऐसे ही विकर्ण आते हैं। तो डायगोनल में भी जैसे हम आयताकार मैट्रिक्स को बोलते थे, रेक्टेंगुलर शेप मिलती है हमें, तो उसमें भी 2 ही विकर्ण आएंगे। इन 2 विकर्णों को बोलता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण बोलता है, डायगोनल बोल देते हैं इनको, डायगोनल। तो इसमें क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स में, जो मुख्य विकर्ण डायगोनल आते हैं उनके एलिमेंट्स को छोड़कर या तो कोई भी एक विकर्ण लेंगे उसमें, या तो ये वाला डायगोनल ले लीजिए या ये वाला डायगोनल ले लीजिए। इसमें एक डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये देखिए मैं आपको एक रिप्रेजेंट करती हूँ एक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है ऐसे, और इसमें मानिए ये 4 0 0 0 5 0 और ये 0 0 8। इसका ऑर्डर तो हो गया 3x3, क्योंकि 3 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं कि ये इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल है इसका, ये वाला जो डायगोनल है इसका, इसके एलिमेंट्स तो 4 5 और 8 आ रहे हैं। इस डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं मैट्रिक्स में। देखिए इस डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो ही आ रहे हैं मैट्रिक्स में, तो इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। या इसको अपन दूसरे रूप में लिखे 2x2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स में और आपके सामने लिखती हूँ। ये A इक्वल्स टू मान लेते हैं हम 0 2 0 4। ये देखिए 2x2 ऑर्डर की होगी ये मैट्रिक्स। तो ये देखिए इसमें देखिए कि इसमें ये वाला डायगोनल काम में आ रहा है, ये वाला डायगोनल। इस डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स, जो 2 एलिमेंट बच गए हमारे ये और ये जीरो आ रहे हैं, तो इसे भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में खास बात यह है कि इनका ऑर्डर जो है, इसमें रो और कॉलम की संख्या सेम ही आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रूप है। देखिए 3x3 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अगला पार्ट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही काम में आती है इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आगे चलते हैं।
इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह बोलते हैं। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही अगला पार्ट होती है। इसके आगे का जो पार्ट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह होता है। इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में तो हमने क्या लिखा था कि जो मुख्य है डायगोनल बच गया हमारा, मेन जो डायगोनल है मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ऐसा ही हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। लेकिन इसमें एक और केस लग गया है कि इसमें जो डायगोनल हमने लिए थे, डायगोनल के एलिमेंट्स हमने फिक्स नहीं किए थे, लेकिन इकाई आव्यूह नाम से स्पष्ट है। इकाई का मतलब जो हमारा डायगोनल बच गया, मेन जो डायगोनल है उसके एलिमेंट क्या होंगे, एक एक होंगे, इकाई होंगे। ये देखिए वर्ग आव्यूह तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो डायगोनल आती है वो वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो मान लीजिए 2x2 ऑर्डर की ले लेती हूँ मैं, 2x2 ऑर्डर की। तो ये मान लीजिए ये मैंने डायगोनल लिया है आपका 1 1, ये 0 0 डायगोनल हो गया ये वाला। इसके एलिमेंट क्या आएंगे 1 1, क्योंकि एक नाम से स्पष्ट है इकाई या यूनिट, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। या इसको ए से डिनोट नहीं करते हैं, इसको डिनोट करते हैं आई से। और जितने ऑर्डर की होती है, जितने ऑर्डर की आएगी उसको लिख देते हैं। मान लीजिए 2x2 ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की है ये वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है तो 2x2 ही आएगा, 4 आएगा तो 4x4 ही आएगा, 5x5 ही आएगा, क्योंकि दोनों ये सेम ही आती हैं। ये 2x2 ऑर्डर किया तो इसको लिखेंगे हम I2, 3x3 ऑर्डर किया तो इसको लिखेंगे हम I3, I4, 4x4 ऑर्डर की। ये आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट आते हैं वो 1 1 आते हैं और उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या आते हैं 0 0 आते हैं। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या आते हैं 1 1 आते हैं, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे आते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्तित मैट्रिक्स। परिवर्तित में क्या करना है, जो हमारे मैट्रिक्स दी जाएगी, मान लीजिए इसका एक एग्जांपल के तौर समझते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ये हैं 1 2 3 4 और 5 6। सबसे पहले इसका ऑर्डर जानते हैं। ऑर्डर कितना होगा, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। ये देखिए 1 2 3 कॉलम और 2 रो हैं इसमें, तो 2 × 3 लिख दिया हमने। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है इसके हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हमें बनानी है तो इस मैट्रिक्स जो हमारे रो दे रखी है, रो इसमें 2 रो दे रखे हैं, एक तो ये वाली रो दे रखी है हम तो एक तो, और दूसरी वाली रो ये वाली। तो इन रो को तो हमें कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, या तो एक केस हम ये लगा दें कि रो को हम कॉलम में चेंज कर दें। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो दूसरा केस क्या लगाएंगे, या हमें जो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 3 कॉलम है इसमें, इन कॉलम को हमें दूसरी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी इसको उसमें रो में चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ए और ट्रांसपोज टी लगा दिया मैंने ऊपर, तो इसको ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, मैं आपको रो को कॉलम में चेंज करना बता रही हूँ। तो इसमें 2 रो दे रखी है हमको, तो 2 रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये रो कौन सी है, इस रो में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 और 5। फर्स्ट रो में 1 3 और 5 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस रो को हमें कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी 1 3 और ये 5। ये देखिए कॉलम में चेंज हो गई है। सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट 2 4 और 6, तो ये मैंने चेंज कर दिए 2 4 और 6। तो ये हो गई मैट्रिक्स ऐसे। और ऑर्डर की बात हम करें, इसमें 2 × 3 की थी तो इसमें ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए आप, सेम वही ऑर्डर आएगा। ये देखिए 3 इसमें रो हो गई हैं, इस रो में 3, इस मैट्रिक्स में 3 तो रो हो गई हैं और 2 इसमें कॉलम हो गई हैं। ये सेम इसका उल्टा आ गया, इसमें 2 × 3 था, इसमें 3 × 2 आ गया। इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ये तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज किया। अगर आप कहें कि हम कॉलम को रो में चेंज करना चाहते हैं या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही है। अगर आप दूसरे तरीके देखना चाहते हैं तो ये देखिए ए ट्रांसपोज, मैं इस बार कॉलम को और रो में चेंज कर रही हूँ, कॉलम को रो में। तो इसमें 3 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर रही हूँ 1 और 2। फर्स्ट कॉलम में 2 ही थे, 1 और 2। सेकंड कॉलम में 3 और 4, तो ये 3 और 4 रो में चेंज कर दिए मैंने। इसको 5 और 6, इसको ये लिख देती हूँ। ये देखिए दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम ही आ रही हैं और इसका ऑर्डर भी 3 × 2 ही आएगा। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट हमारे आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजाकार आव्यूह। इसमें क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, वर्ग मैट्रिक्स ही होती है। इसमें जो मुख्य विकर्ण का मतलब होता है मेन डायगोनल, इसके एलिमेंट्स के ऊपर
या एक तो केस होता है या तो ऊपर, या एक केस होता है इसके नीचे। मैन डायगोनल क्या तो ऊपर या नीचे के एलिमेंट्स को छोड़कर बचे हुए सभी अवयव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसे बोलते हैं हम ट्रायंगल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखिए उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, एक मैट्रिक्स आपको देती हूँ। ये मैट्रिक्स मानिए, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम। इसमें मानिए 1 3 5, ये तो हो गया मैन डायगोनल, डायगोनल है तो उसका। और इसमें इसके ऊपर के ले लेती हूँ मैं एलिमेंट्स, नीचे के एलिमेंट्स तो क्या होंगे इसके, नीचे के एलिमेंट्स तो आएंगे इसके 0, और ऊपर के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ संख्या में होंगे। मान लीजिए 4 -2 5, ये मान ली मैंने। तो ये देखिए ये हो गया हमारा मैन डायगोनल है, ये डायगोनल। इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या हैं, इसके ऊपर के एलिमेंट्स ये देखिए, इसके ऊपर के एलिमेंट्स को छोड़कर मुख्य विकर्ण और उसके ऊपर के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव क्या हैं, 0 ही हैं। और देखिए ऐसा ही हो रहा है, इसमें मैन डायगोनल है, इसके ऊपर के अवयव को छोड़कर सारे अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार है ये, ऊपरी त्रिभुजाकार हम इसे बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार हो गया ये। अगर दूसरा केस हम लें, दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि मुख्य विकर्ण मान लीजिए 1 3 4 हो गया, मुख्य विकर्ण उसके नीचे के अवयव ले लेते हैं हम, 2 4, ये 5 ले लिया, 2 4 5 ले लिया, और उसके इनको छोड़कर सभी अवयव हमें 0 लेने हैं, 0 ये 0 0। अब इसमें देखिए मैट्रिक्स हो गई, मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, ये भी 3x3 ऑर्डर की। तो इसमें देखिए मैन डायगोनल तो कौन सा हो गया, ये वाला मैन डायगोनल है, ये ना मैन डायगोनल। इसके नीचे के सारे अवयव क्या हैं, नीचे के अवयवों को छोड़कर बाकी जो शेष अवयव बच गए वो 0 0 है। तो ये तो मैन डायगोनल हो गया। इसके नीचे के अवयवों को छोड़कर सारे अवयव 0 हैं, तो ये नीचे त्रिभुज बन रहा है, ये ऊपर बन रहा था। तो इसे बोलते हैं हम निचली त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार या लोअर ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं हम निम्न या निचली कुछ बोल सकते हैं हम, निम्न त्रिभुजाकार या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए इसमें तो मैन डायगोनल के ऊपर बन रहा है, इसमें नीचे बन रहा है, तो इसको बोल देंगे लोअर, इसको बोल देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपको इसके घर पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक में भी ये अच्छी तरीके से दी हुई है, जो आपके सिलेबस में काम आती हैं, और जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के टाइप्स हैं मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छी तरह से याद कीजिए, ये आगे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।